नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा, यानी कृषि अभियंत्रण या जिसे बोला जाता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट, ये सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और जो भी हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप कोई भी यूपी बोर्ड का पेपर फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर, तो उन सभी के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सबको अब हम मेन पॉइंट यहाँ पर बताएंगे। अगर आप बोर्ड पेपर दे रहे हैं तो वहाँ कैसे आपको यहाँ पर तैयार करना हो, कैसे आप सबको लिखना है विथ फिगर सहित। कैसा? फिगर सहित। ये जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर का नाम है, यानी 70% सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है उसको हम बता रहे हैं यहाँ पर, जुताई एवं भू परिष्करण तथा कृषि यंत्रों पर आधारित आंकिक गणना। यानी जो हमारे न्यूमेरिकल, ये इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद एक लेक्चर आप सबको हम कल ही उपलब्ध कराएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने बोर्ड पेपर की तैयारी कर सकते हैं, प्लस कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो पहले कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड पेपर या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रमुख कर्षण क्रियाएं हैं। अब कर्षण क्या होता है? मतलब जो भी क्रियाएं या जितनी भी क्रियाएं हम जुताई से संबंधित या भूमि पर जो भी करते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? कर्षण के अंतर्गत आता है। अब इसमें पूछ लेता प्रमुख रूप से कर्षण क्रियाएं कौन कौन सी? कर्षण मतलब जो हम भूमि के अंतर्गत जो भी क्रियाएं करते हैं। तो पहला हम जुताई, ये भी भूमि के अंतर्गत करते हैं। दूसरा हम बुआई, ये भी भूमि के अंतर्गत करते हैं। और तीसरा हम गुड़ाई। ये सब किसके अंतर्गत आता है? कर्षण के अंतर्गत। किसके? कर्षण के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है उपरोक्त तो सभी, यानी अगर पूछ लेता कि प्रमुख कर्षण क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें हमारा सभी प्रमुख कर्षण क्रिया हो जाएगा, जुताई हो जाएगा, बुआई हो जाएगा और गुड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, प्राथमिक भू परिष्करण का कार्य नहीं है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं प्राथमिक भू परिष्करण होता क्या है, प्राइमरी टिलेज क्या होता है। अब देखिए प्राइमरी टिलेज क्या होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, या अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए लेक्चर मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कई बार पूछा गया है कि प्राथमिक भू परिष्करण या प्राइमरी टिलेज क्या होता है, या सेकेंडरी टिलेज या द्वितीय भू परिष्करण क्या होता है। तो मतलब सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब प्राथमिक भू परिष्करण हमारा क्या होता है, इसको हम बता देते हैं, और आप सबको हम बता देते हैं कि द्वितीय भू परिष्करण क्या होता है। अब प्राथमिक भू परिष्करण हमारा ये हो जाता है कि फसलों की कटाई के बाद, यानी फसलों की कटाई के बाद और बीज की बुआई से पहले, जैसे हम किसी भी फसल की कटाई कर देते हैं और बीज की बुआई करने से पहले जितनी भी क्रियाएं खेत को तैयार करने में की जाती है, किसको? भूमि के तैयार करने में की जाती है। जैसे हम फसल की कटाई कर दिए, उसके बाद उसकी हम जुताई करेंगे, उसमें जो भी क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जुताई करेंगे, घास को, उसको जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। यानी फसल की कटाई क्या हो जाएगा? फसल की कटाई के बाद, उससे फसल की कटाई के बाद क्या हो जाएगा? फसल की कटाई के बाद यानी बीज की बुआई करने से पहले जो भी हम खेत तैयार करने में जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी टिलेज या प्राथमिक भू परिष्करण कहा जाता है। अब इसमें प्राथमिक भू परिष्करण नहीं है। अब देखिए, अगर हम मिट्टी को काटना, तो ये प्राइमरी भू यानी प्राथमिक भू परिष्करण के अंदर। जैसे अगर हम हल चलाएंगे, खेत को तैयार करना है, यानी फसल कटाई करने के बाद खेत को तैयार करने से हम करने के लिए क्या करते हैं? हल चलाते हैं। तो मिट्टी को काटना, ये प्राथमिक भू परिष्करण। मिट्टी को पलटना, ये भी प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत है। खरपतवार को नष्ट करना, मतलब अगर हम उसमें मिट्टी काटेंगे या मिट्टी को पलटेंगे तो उसमें खरपतवार भी नष्ट होते हैं। तो ये सब प्राथमिक भू परिष्करण के। लेकिन तो निकाय गुड़ाई करना, ये हमारा प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत नहीं आता है। ये हमारा सेकेंडरी टिलेज या द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हमने आप सबको पहले बता दिया कि फसल की कटाई
के बाद से, यानी फसल की कटाई के बाद से और बीज की बुआई करने से पहले, क्या बीज की बुआई करने से पहले जो भी क्रियाएं सॉइल या मृदा में की जाती खेत की तैयारी के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी टिलेज या प्राथमिक भू परिष्करण कहा जाता है। और भू परिष्करण अगर पूछ लेता है भू परिष्करण के पिता, तो जेंथ्रोटुल को कहा जाता है। किसे? जेंथ्रोटुल को कहा जाता है। तो ये प्राथमिक भू परिष्करण का कार्य नहीं है, तो निकाय गुड़ाई करना ये प्राथमिक भू। अब द्वितीय भू परिष्करण हमारा आ जाता क्या, अगर पूछ लेता कौन कौन सा प्राथमिक भू परिष्करण, तो मिट्टी को काटना, मिट्टी को पलटना, खरपतवार को नष्ट करना। लेकिन तो प्राथमिक भू परिष्करण का कार्य नहीं है, तो निकाय गुड़ाई करना। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी टिलेज, जिसे बोला था द्वितीय भू परिष्करण। अब द्वितीय भू परिष्करण क्या होता है, बीज की बुआई के बाद से लेकर, बीज की बुआई के बाद से फसल की कटाई करने से पहले जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो सेकेंडरी टिलेज या द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आती है। यानी जैसे हम किसी भी फसल की बुआई कर दिए, क्या करते हैं, किसी भी फसल की बुआई कर दिए, बुआई करने के बाद से और फसल कटाई करने के से पहले, उस फसल की कटाई करने से पहले जिसमें उसमें निकाई गुड़ाई सिंचाई खाद डालना जो भी क्रियाएं करती है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? सेकेंडरी टिलेज या द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें द्वितीय भू परिष्करण नहीं है। अब द्वितीय भू परिष्करण क्या नहीं है? मिट्टी को भुरभुरा करना, ये भी हो जाएगा अगर उसमें हम क्या करते हैं, निकाई गुड़ाई करेंगे तो उसमें मिट्टी, खरपतवारों को नष्ट करना, ये भी हमारे द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आ जाएगा। और वायु संचार बढ़ाएंगे, जब हम निकाय गुड़ाई करेंगे तो खरपतवार भी नष्ट होंगे, वायु संचार बढ़े। और गहरी जुताई करना, ये प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत है। जैसे अगर हम जुताई करेंगे, जब खेत की जुताई करेंगे, किसके लिए? खेत की तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये सब प्राथमिक भू परिष्करण। तो आप सबको हमने ये बता दिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। अब प्राथमिक भू परिष्करण हम आप सबको बता देते हैं, जैसे हमारा मिट्टी प्लट हल है, जैसे जिससे हम खेत की तैयारी करते हैं, तो ये मिट्टी प्लट हल ये प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। अब जुताई की विधियां, यानी खेत की जुताई की विधियां क्या हो जाएगी? खेत की जुताई की विधियां। अब खेत की जुताई की विधियां किन किन विधियों से की जाती है आप सबको हम बताते हैं। पहला ऑप्शन दिया, खेत को बाहर से अंदर की ओर जुताई करना। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि खेत के किनारे से अंदर की तरफ जुताई की जाती है, ये भी जुताई की जाती है। और खेत के अंदर से बाहर की तरफ ये भी जुताई की जाती है। और खेत में एक और कूड़ डालकर ये सभी जुताई की जाती है। ये सब जुताई की विधियाँ, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गेहूं की फसल के लिए बीज तैयार करने के लिए मिट्टी प्लट हल के द्वारा जुताई की आवश्यकता होती है। अगर हमें गेहूं की फसल के लिए बीज सैया तैयार करना है, किसके लिए? बीज सैया तैयार करने के लिए मिट्टी प्लट हलों द्वारा कितनी जुताई की आवश्यकता होती है? तो एक जुताई की आवश्यकता होती है। कितनी? एक। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि फसलों में सबसे अधिक निकाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कौन सी फसल है जिसमें सबसे अधिक निकाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है? तो गन्ना। आप सब देखे होंगे 3 सिंचाई 13 गोड़, तब देखिए ओखी की पोड़। इसमें 3 सिंचाई और 13 गोड़, मतलब 13 बार इसमें गुड़ाई करते हैं। तो सबसे अधिक निकाई गुड़ाई किसको? गन्ना की आवश्यकता होती है। किसकी? गन्ना की आवश्यकता होती है। अब देखिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ से आप सबको हम बता दें, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो हमारे बोर्ड पेपर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, इसमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो हमने बता दिया मिट्टी प्लट हल के अंतर्गत, प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत, और ये सब सेकेंडरी टिलेज, कल्टीवेटर हो, सीड ड्रिल, ये सब सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय, शरतकालीन जुताई कब से कब तक की जाती है? शरतकालीन यानी आप सब ठंडी की ऋतु समझ लीजिए, तो शरतकालीन में जुताई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर से दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भू परिष्करण में प्रयोग किया जाता है? द्वितीय भू परिष्करण मतलब हो जाएगा कि निकाई गुड़ाई। जैसे हमारा पैडी ब्रीडर, क्या हो जाएगा? पैडी ब्रीडर। इससे हम क्या करते हैं? धान की निकाई गुड़ाई करते हैं, जिससे उसमें ये पैडी ब्रीडर से अगर हम धान की निकाई गुड़ाई करते हैं तो वो धान के कल्लों की संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये पैडी ब्रीडर जो है ये हमारा किसके अंतर्गत? द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। बाकी पंजाब हल, यूपी नंबर 1 हल, टर्नस्ट हल, ये सब प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। किसके? क्योंकि ये सब मिट्टी को काटते हैं, चीरते हैं और पलटने का कार्य करते हैं। तो ये सब प्राइमरी, और बाकी पैडी ब्रीडर जो निकाय गुड़ाई करने का कार्य करता है, ये हमारा द्वितीय भू परिष्करण। अब पृष्ठपूर्ण क्या होता है? पृष्ठपूर्ण ये होता है एक जुताई के अंतर्गत आता है। अभी आप सबको आगे हम बताते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी अपने एग्रीकल्चर दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे अपने बोर्ड पेपर प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। अब पृष्ठकोण बनता है। अब देखिए पृष्ठकोण कैसे बनता है। जब मध्य से किनारों की ओर जुताई
करते हैं। अब देखिए अभी आप सबको हम फिगर सहित आप सबको हम बताएंगे। तब मध्य मतलब बीच से, कहाँ से, मध्य यानी बीच से जब हम किनारों की ओर जुताई करते हैं, कहाँ से, बीच से जब हम किनारों की ओर जुताई करते हैं, मध्य से जब किनारों की ओर जुताई करते हैं तो उसमें पृष्ठकोण बनता है। ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब निश्चित उत्तरीय में क्या क्या पूछा जा सकता है आप सबको बता देते हैं। किनारे से किनारे की जुताई, साइड टू साइड प्लॉगिंग विधि का स्वच्छ चित्र बनाइए। अब देखिए यहाँ पर आप सभी लोग किनारे से किनारे कैसे जुताई की जाती है इसका फिगर 1 नंबर या 2 नंबर में आप सभी लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इस विधि द्वारा जुताई ढालू भूमि को समतल करने के उद्देश्य से की जाती है। अब देखिए जो किनारे से किनारे की ओर जुताई की जाती है, इस विधि का प्रयोग ढालू भूमि को समतल करने के लिए की जाती है। इस प्रकार की जुताई में कूड़ की मिट्टी एक ही ओर गिरती है, यानी इस प्रकार की जुताई में कूड़ की मिट्टी एक ही ओर गिरती है। तो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह पूछ जाता कि किनारे से किनारे की जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो किनारे से किनारे जुताई करने का जो मुख्य ढालू भूमियों को समतल करने का उद्देश्य होता है। क्या होता है, ढालू भूमियों को समतल करने का उद्देश्य होता है। अब भू परिष्करण को परिभाषित कीजिए। टिलेज क्या होता है या भू परिष्करण। अब देखिए टिलेज या भू परिष्करण क्या होता है। बीज बोने के लिए भूमि को तैयार करना। देखिए अभी हमने आप सबको बता दी, ये केवल भू परिष्करण, प्राइमरी ना पूछ रहा ना सेकेंडरी, ठीक है, ये केवल पूछ रहा भू परिष्करण। बीज बोने के लिए भूमि को तैयार करना। अब भूमि को तैयार हम कैसे करेंगे, जब प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत करते हैं, यानी उसको चीरेंगे, पलटेंगे, काटा जाता है भूमि को, ठीक है। तो बीज बोने से पहले भूमि को तैयार करने तथा फसलों की वृद्धि के समय, फसलों की जब वृद्धि होती है, फसलों की वृद्धि के समय भूमि को खरपतवार रहित, मतलब खरपतवार को नष्ट करना, ढीला करना, मतलब उसको हम जुताई करेंगे तो भूमि में ढीला हो जाएगा, रखने के उद्देश्य से सारी क्रियाएं जो की जाती है वो भू परिष्करण के अंतर्गत आती है। मतलब अगर टिलेज क्या होता है या भू परिष्करण क्या होता है, तो मतलब बीज बोने के लिए भूमि को तैयार करना तथा फसलों की वृद्धि के समय जब पौधा वृद्धि करता है उस खरपतवार को नष्ट करना तथा भूमि को ढीला करना या निकाय गुड़ाई करने आदि जो क्रियाएं की जाती है, ये सब हमारे टिलेज या भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हम मध्य से किनारों की जुताई की विधि का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो ये फिगर आप सभी लोग जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर में अगर आप बना देंगे तो आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है बैक फरो, या जिसे बोला था पृष्ठकोण क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य से किनारों की ओर यानी भीतर से बाहर की ओर हम जो जुताई करते हैं, या मध्य से बाहर, सेंटर टू साइड प्लॉगिंग, मतलब बीच से बाहर की ओर, या मध्य से किनारों की ओर या भीतर से बाहर की ओर जुताई करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, बैक फरो या पृष्ठकोण कहा जाता है। अब अंधी गुड़ाई क्या होता है, अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ब्लाइंड होइंग जिससे बोला जाता है। देखिए अंधी गुड़ाई सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अंधी गुड़ाई की क्रिया किस में अपनाई जाती है। तो अंधी गुड़ाई की क्रिया जो अपनाई जाती है ये किस में, गन्ने में की जाती है। किस में की जाती है, गन्ने में। अब गन्ने में कैसे ये अंधी गुड़ाई क्या होता है कि जैसे अगर हम गन्ने की फसल की बुआई कर दिए, बुआई करने के 2-4 दिन बाद अगर किसी कारणवश उसमें पानी भर जाता है या बारिश हो जाता है, तो जो ऊपर एक पपड़ी जम जाती है, ज़मीन पर एक पपड़ी जम जाएगी, तो उसको हम तोड़कर वायु संचार या मतलब उसको हम तोड़कर हल्का ऊपर जुताई कर देते हैं, गुड़ाई कर देते हैं, तो उससे बोला जाता है अंधी गुड़ाई। देखिए अंकुरण से पूर्व खुरपी या कस्सी, मतलब खुरपी कस्सी मतलब कुदाल, अंकुरण से पूर्व खुरपी या कस्सी अथवा कुदाल द्वारा की गई निकाय गुड़ाई को अंधी गुड़ाई कहा जाता है। अब देखिए वही है कि मतलब अगर हमने गन्ना की बुआई कर दी तो ऊपर अगर पपड़ी जम गया बारिश होने, तो उसको हम हल्का हल्का तोड़ देते हैं, जुताई कर देते हैं, निकाय गुड़ाई, तो उसे अंधी गुड़ाई कहा जाता है। इस गुड़ाई के द्वारा पपड़ी टूट जाती है और मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है, जिससे अंकुरण अच्छी प्रकार से होता है। मतलब जब पपड़ी टूट जाएगा तो अंकुरण जो कल्ले निकलते हैं उनको निकलने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आप सबको समझ में अब आ जाता है। निश्चित उत्तरीय के बाद आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उसी को आप सबको हम बताएंगे, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब देखिए अगला आ जाता है, ये महत्वपूर्ण आ जाता है प्रश्न नंबर 2 कि ग्रीष्म ऋतु एवं शरद ऋतु की जुताई के उद्देश्य लिखिए। यानी जो हमारे ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु की जुताई के उद्देश्य क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है। तो ग्रीष्म ऋतु की जुताई के उद्देश्य पहले हम देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु खरपतवारों को नष्ट करना है। तो ग्रीष्म ऋतु की जुताई हम किस लिए करते हैं, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, भूमि के हानिकारक कीड़े मकोड़े और बीमारियों की जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। मतलब अगर हम गर्मी में जुताई कर देंगे तो जीवाणु या हानिकारक कीड़े मकोड़े क्या ऊपर आकर नष्ट हो जाए। पहला खरपतवार नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, और दूसरा भूमि के जो कीड़े मकोड़े या हानिकारक जीवाणु होते हैं नष्ट हो जाएगा। तीसरा जाता है भूमि में पर्याप्त धूप एवं वायु संचार में वृद्धि करने के लिए, यानी भूमि में पर्याप्त धूप हो जाए वायु संचार में। और चौथा आ जाता है भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाने। ये हमारे ग्रीष्म ऋतु की जुताई के उद्देश्य।
अब आता है शरद ऋतु की जुताई के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला जगह भूमि को भुरभुरा करना। क्या हो जाएगा, भूमि को भुरभुरा करना, भूमि में नमी को संचित रखना। अगर शरद ऋतु की हम जुताई करने के क्या उद्देश्य होते हैं, तो भूमि को भुरभुरा करना यानी भुरभुरा बनाना, भूमि में नमी को संचित रखना मतलब वो सुरक्षित रखना, तीसरा भूमि में वायु संचार बढ़ाना, और चौथा हो जाएगा खरपतवारों को ना होने देना। ये हमारे ग्रीष्म तथा शरद ऋतु की जुताई के उद्देश्य होते हैं। तो बोर्ड पेपर में आप अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब अगला आता है कि ग्रीष्म ऋतु की जुताई के लिए देसी हल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग लिख सकते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु की जुताई में खेत मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरे जोते जाते हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो हम जुताई करते हो मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरे जोते जाते हैं, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाने से हानिकारक कीड़े मकोड़े तथा जीवाणु ऊपर आकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम देसी हलों से जुताई नहीं करते, क्योंकि देसी हलों से अगर जुताई करेंगे तो केवल मिट्टी को चीरता है, ठीक है। तो यानी ग्रीष्म ऋतु की जुताई के लिए हम मिट्टी पलट हलों का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्योंकि ये मिट्टी को पलट देता है और जो ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़े रहते हैं या जीवाणु ऊपर आकर नष्ट हो जाते हैं और खरपतवार भी उखड़ जाते हैं। तो ये हमारे ग्रीष्म ऋतु की जुताई के लिए देसी हल का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता, ठीक है। अब जाड़े की ऋतुओं के लिए किसी एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग के कारण क्या है। देखिए, जाड़े की ऋतु की जुताई या शरतकालीन की जुताई के लिए प्राय देसी हल या कल्टीवेटर या हैरो का प्रयोग किया जाता है। मतलब जाड़े की जुताई ग्रीष्म ऋतु में हम किसका प्रयोग करते हैं, मिट्टी पलट हल का, देसी हल का नहीं। लेकिन तो जाड़े की ऋतु में हम किसका प्रयोग करते हैं, देसी हल और कल्टीवेटर और हैरो का प्रयोग किया जाता है। तो जाड़े की ऋतु की जुताई अथवा शरतकालीन की जुताई विंटर सीजन प्लागिंग जैसे बोला जाता है कि प्राय देसी हल और कल्टीवेटर हैरो आदि का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों के प्रयोग से मिट्टी पलटती नहीं है और जुताई भी कुछ उथली मतलब ऊपर होता है, ठीक है। जबकि मिट्टी पलट हलों द्वारा मिट्टी पलट जाती है और जुताई भी अपेक्षाकृत गहरी होती है। इसीलिए मतलब इन सभी मतलब जाड़े की ऋतु में हम देसी मिट्टी पलट हलों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये इतना आप सभी लोग काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए आगे हम देखते हैं जो बोर्ड पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु की जुताई के लिए मिट्टी पलट हलों का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसको आप सबको हम पहले बता दें, लेकिन तो एक बार और आप सबको हम बता देते हैं। तो सब क्वेश्चन वही है, केवल आगे पीछे हल्का घुमा के पूछा गया है। तो ग्रीष्म ऋतु की जुताई के लिए मिट्टी पलटने वाले हलों का प्रयोग किया जाता है, इसके निम्न कारण, ठीक है। पहला है कि मिट्टी पलट हलों से गहरी जुताई होता है तथा साथ ही मिट्टी भी पलट जाती है, और जिससे मिट्टी के नीचे तथा नीचे मिट्टी ऊपर, मिट्टी के यानी जिससे ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। ये हो गया पहला उद्देश्य। दूसरा आ जाता है कि नीचे से सतह हानिकारक कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो बीमारियों की जीवाणु से ऊपर आ जाने के कारण कड़ी धूप में मर जाते हैं और इसे चिड़िया भी खा जाती हैं। मतलब अगर हम मिट्टी पलट हलों से जुताई कर देंगे समर सीजन में तो ये मिट्टी ऊपर पलट जाएगा, नीचे यानी ऊपर का मिट्टी नीचे हो, यानी ऊपर का मिट्टी नीचे हो जाएगा और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगा, तो इससे हानिकारक जीवाणु ऊपर आके मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भूमि की सतह खुल जाती है, जिसके कारण भूमि में धूप और वायु संचार भली प्रकार से होता है। तो इतना आप सबको हम उपलब्ध कराएं, बाकी जो भी बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन तो आप सभी लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो के देख रहे हैं आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी जरूर शेयर करिए। और आप सबको हम ऐसे काफ़ी क्वेश्चन भी लेकर आते रहेंगे। प्लस हमारा एक जीएस का स्टैटिक जीके यूट्यूब चैनल है, जिसका हम लिंक जो होता है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो वहाँ से आप सभी लोग अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जीएस का भी मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।